हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम विकास वनी आईपी है और आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएसपी के कंप्लीट प्रोसीजर की। क्या होता है एसएसपी के इस कंप्लीट प्रोसीजर के 5 डेज़ की जर्नी के अंदर। हम बात करेंगे बिल्कुल पहले दिन रिपोर्टिंग डे से लेकर बिल्कुल लास्ट तक, रिजल्ट के दिन तक। हर एक दिन के अंदर क्या क्या छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, सभी की हम बात करेंगे, एक एक बेसिक सी बात करेंगे। तो जी जुड़े रहें इस वीडियो के अंदर, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल एंड तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो रिसेंटली एनडीए का एग्ज़ाम दिए हैं उन सब बच्चों के माइंड में ये डाउट होगा कि जी रिटर्न क्लियर करने के बाद अगर एसएसबी का कॉल लेटर आ जाता है तो उस एसएसबी के कॉल लेटर के अंदर हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी और एसएसबी के अंदर कंप्लीट होता क्या है। तो ये जानकारी बच्चों तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम उसी की बात करेंगे, तो जुड़े रहें इस वीडियो के अंदर आखिर तक। तो कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जिन बच्चों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो गया रिटर्न का और जिनको लग रहा है उनका स्कोर काफ़ी अच्छा है, उनको एसएसबी के लिए बुला लिया जाएगा। तो जी मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आप तक एक कॉल लेटर पहुंच जाएगा जिसके अंदर ये बिल्कुल मेंशन होगा कि आपका जो एसएसबी का सेंटर है वो ये है और किस डेट को आपको वहां रिपोर्ट करना होगा। सैंपल के लिए अगर आप साइड में देख पा रहे हैं तो आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा मेल का, जिसके अंदर एसएसबी का एड्रेस दे रखा है, जैसे इलाहाबाद है और डेट भी मेंशन कर रखी है, हालांकि ये पुराना है, और साथ में आपका रिपोर्ट का टाइम भी होगा। तो आपने सबसे पहले सेंटर को चेक करना है कि आपका सेंटर है कौन सा और आपका उस 5 दिन का जो एसएसबी है उसका डेट क्या है, और इवन आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या है। आपको अपनी जर्नी की सारी प्रिपरेशन जो है वो पहले ही कर लेनी है। अगर आपका जो घर है वो आपके एसएसबी सेंटर से काफ़ी दूर है तो कोशिश करें कम से कम एक दिन पहले या उससे 5-6 घंटे पहले आराम से पहुंच जाए और रिलैक्स हो जाए। तो आपने अपने कॉल लेटर में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कौन सा है, डेट कौन सा है और रिपोर्टिंग टाइम कौन सा है। रिपोर्टिंग टाइम अगर आपने जनरली देखा होगा तो बहुत सारे बच्चों के जो है ना अर्ली सुबह 6 बजे या जो 7 बजे का अर्ली मॉर्निंग टाइम होता है रिपोर्टिंग का। तो अगर ये उनका रिपोर्टिंग का टाइम रहता है तो उनका एसएसबी का फर्स्ट डे यानी स्क्रीनिंग जो है वो उसी दिन हो जाता है। लेकिन कभी कभी बच्चों का जो रिपोर्टिंग टाइम है, जैसे आप इसी स्क्रीनशॉट में देखें तो आप देख पा रहे हैं ये 2 बजे का है, किसका, शाम का। तो ऐसी सिचुएशन में जो स्क्रीनिंग है वो उस दिन नहीं होती, स्क्रीनिंग आपकी नेक्स्ट डे होती है। स्क्रीनिंग जो है वो आपका एसएसबी के फर्स्ट डे का सबसे पहला जो काम होता है। तो आपने सबसे पहले अपने सेंटर की डेट, रिपोर्टिंग टाइम को चेक करना है। और आप रिपोर्टिंग डे वाले दिन यानी आपका जो डे फर्स्ट है, रिपोर्टिंग डे वाला जो दिन है, तो आप क्या करते हैं, आप उस एसएसबी वाले रेलवे स्टेशन पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका इलाहाबाद एसएसबी का सेंटर आया है या भोपाल आपका एसएसबी का सेंटर आया है, तो सबसे पहले आप रिपोर्ट करेंगे वहाँ पर एमसीओ के अंदर, यानी मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस। एक्चुअल में ये रेलवे स्टेशन पर ही बने होते हैं, आपको जस्ट वहाँ पर जाके रिपोर्ट करना होता है कि जी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और आपके जैसे और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को आप देख पाओगे वहाँ एमसीओ पे रिपोर्ट करते हुए। तो सबसे पहला आपने सेंटर में डायरेक्ट नहीं पहुँचना, आपको उस सेंटर के रेलवे स्टेशन के एमसीओ पर जाके रिपोर्ट करना होता है। तो ये सबसे पहला आपका काम रहता है किस रिपोर्टिंग वाले दिन के अंदर। उसके बाद एसएसबी अथॉरिटी या जो एमसीओ पे जब सारे के सारे कैंडिडेट्स हैं जितने भी हैं वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो आपको एसएसबी अथॉरिटी की तरफ से ही आपको एसएसबी सेंटर तक पहुंचाया जाता है थ्रू बस या फिर एनी अदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से। ठीक है जी, आपको वो अपने आप एसएसबी सेंटर तक लेके जाते हैं। ये सारा काम आपका फर्स्ट डे चल रहा है, मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ अगर आपकी रिपोर्टिंग टाइम 6 बजे है उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। फिर जैसे ही आप सेंटर पहुँचते हैं, आप अपने एसएसबी सेंटर में पहुँचते हैं, तो वहां आपका सबसे पहला मेन काम स्टार्ट होता है, वो होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। यानी आपने एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग या अदर जो भी सारे के सारे फॉर्म के अंदर आपने लिस्ट किया था, आपने जो जो डिटेल्स भरी थी, वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपने ध्यान रखना है कि आप अपने सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को जरूर कैरी करें, उनकी फोटोकॉपीज भी रखें और ढेर सारी फोटोग्राफ्स भी रखें जो कि एसएसपी ने आपको मेंशन कर रखी है। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या जरूरी है उनकी लिस्ट भी आप साइड में देख पा रहे हो जो दे रखी है, ये जरूरी है। जैसे आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए आपका, वोटर कार्ड भी हो सकता है, पासपोर्ट है अगर किसी बच्चे के पास, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है या फिर आधार कार्ड है, वो सब आपके आइडेंटिटी प्रूफ में आ जाते हैं। कॉल लेटर जो आपका एसएसपी के थ्रू आपको मिला है जिसमें सारी की सारी डिटेल है, आपको यहाँ पर बुलाया गया है।
आपकी 10th क्लास की या 12th की मार्कशीट भी लेके जाएं, ओरिजिनल भी और उसकी फोटोकॉपी भी। अब 12th क्लास की मार्कशीट में बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि जो 12th अपीयरिंग में है तो उनको क्या करना है, तो ऐसे कैंडिडेट जो 12th अपीयरिंग में है तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपने स्कूल में जो प्रिंसिपल रहता है उनसे भी साइंड एक डॉक्यूमेंट ला सकते हैं जिसमें ये मेंशन हो कि जो तुम्हारा रिजल्ट है अभी वो पेंडिंग है, तुमने एग्ज़ाम दे दिए हैं और तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है। तो इस तरह से आप उनको लेके आ सकते हो यहाँ पर। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अपना ग्रेजुएशन का डिग्री वगैरह ला सकते हैं। रिस्क सर्टिफिकेट जो कि आपके पेरेंट्स या गार्जियन से साइन होना चाहिए। जब आप कॉल लेटर को डाउनलोड करेंगे तो आप देखेंगे कॉल लेटर के साथ ही आपको एक रिस्क सर्टिफिकेट भी मिलता है जिस पे आपने थोड़ी बहुत डिटेल भर के आपके पेरेंट्स से साइन करवाने हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो तो जी बिल्कुल वो लाना है आपको। एनओसी सर्टिफिकेट उनके लिए है जो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर है तो वहाँ से आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ता है। वैलिड कमर्शियल पायलट्स जो है सीपीएल, ये उनके लिए है जो एयर ब्रांच के अंदर जा रही हैं, उनके लिए जो एयरफोर्स पायलट की एंट्री के लिए है उनके लिए होता है ये। टिकट ओरिजिनल्स आपको कैरी करनी है। आप एसएसबी सेंटर तक पहुंचे हैं बाय बस या बाय रेलवे तो आपको अपनी ओरिजिनल टिकट्स को भी कैरी करना है, क्योंकि जब बच्चों को वापस भेजा जाता है जो सिलेक्ट नहीं होते या जो बाकी कैंडिडेट्स हैं तो उनको उनका ट्रैवलिंग अलाउंस दे के उनको वो पैसे दे के वापस भेजा जाता है। तो आपको अपनी टिकट्स को भी ओरिजिनल को कैरी करना है। आप अपने साथ रखेंगे 20 पासपोर्ट साइज़ आपकी फ़ोटोज़ रहनी चाहिए। ये जो फ़ोटोज़ हैं आपकी ये एक अच्छी लाइट फॉर्मल ड्रेस के अंदर होनी चाहिए। आपका जो बैकग्राउंड हो वो काफ़ी साफ और प्लेन होना चाहिए, ये चीज़ें ध्यान रखना। साथ ही साथ आप ब्लू पेन वगैरह भी कैरी करें। आप कोशिश कीजिए कि जो आपकी ड्रेसिंग सेंस है वो काफ़ी अच्छी हो, सूदी हो। फॉर्मल ड्रेस पहने तो सबसे बेस्ट है, मैं आपको ये एडवाइस करना चाहूँगा। ये सब बातों का आपने ध्यान रखना है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं मिलता, मीन एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपसे मिस हो जाता है तो आपको आगे नहीं भेजा जाएगा, आपको उसी टाइम पे घर वापस भेज दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि सभी के सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए वो बिल्कुल आपने कैरी करने हैं एट दैट टाइम। ये सबसे मेन चीज़ है, मैं आपको बता दूं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो बेटा अगला आपका जो स्टेप रहता है वो रहता है फॉर्म फिलिंग का, जिसके अंदर आपको PIQ फॉर्म दिया जाता है भरने के लिए। एक्चुअल में PIQ जो फॉर्म है वो 2 पेजेस का एक फॉर्म रहता है जिसकी आपको 2 कॉपीज़ फिल करनी होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये होती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनरीज, यानी आपको अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स वगैरह सब भरना होता है इस फॉर्म के अंदर, इस 2 पेज वाले फॉर्म के अंदर। इसकी 2 कॉपीज़ इसीलिए होती हैं, इनमें से एक कॉपी जो है बेटा वो आपकी साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है और जो दूसरी कॉपी है वो आपके इंटरव्यूअर के पास जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू आपका जो पर्सनल इंटरव्यू होता है ड्यूरिंग दीज डेज, ये 5 डेज की ही ड्यूरेशन के अंदर आपका एक दिन पर्सनल इंटरव्यू भी होता है। तो उस पर्सनल इंटरव्यूज़ में जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो आपके बेटा PIQ फॉर्म से ही पूछे जाते हैं। इसलिए इस फॉर्म को भरते टाइम आपने बड़ा ध्यान रखना है, साफ साफ अच्छे अक्षरों के अंदर लिखना है, आपने इस फॉर्म को अच्छे से भरना है, आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है जी, क्योंकि इंटरव्यू जो लेने वाला अथॉरिटी होगा उसके पास आपका PIQ फॉर्म ही जाएगा और ज़्यादातर कोशिश है कि वो आपसे जो क्वेश्चन है वो आपके PIQ फॉर्म से ही भरे जाएंगे। तो इस चीज़ का आप सब बच्चों ने ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है आपका PIQ फॉर्म को भरने का। PIQ फॉर्म भरने के बाद आप सब बच्चों को चेस्ट नंबर भी अलॉट कर दिए जाते हैं आगे जो फर्दर है उस प्रोसीजर के लिए। तो ये काम कंप्लीट होने के बाद आपका जो फॉर्म फिलिंग कंप्लीट होने के बाद कुछ देर के अंदर आपका पहला मेन स्टेज स्टार्ट होता है। पहला स्टेज जो है आपका स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम रहता है क्योंकि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद ऑलमोस्ट 20 से 25% कैंडिडेट रह जाते हैं और बाकी सब बच्चे घर के लिए विदा कर दिए जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टेस्ट रहता है स्क्रीनिंग का। ये वेरी फर्स्ट डे का ही मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट डे ही होगा। आपके रिपोर्टिंग के बाद, आपके SSB सेंटर पहुंचने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, आपका PIQ फॉर्म भरने के बाद स्क्रीनिंग का एग्जाम होता है। इसमें मेन 2 ही चीज़ें होती हैं। एक आपका होता है OIR टेस्ट जिसको कहा जाता है ऑफिशियल इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर आपको मिलती है क्वेश्चंस करने के लिए, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके वर्बल रीजनिंग के रहते हैं और 50 क्वेश्चन ही आपके नॉन वर्बल रीजनिंग के मिलते हैं। और दोनों को करने के लिए 30-30 मिनट का टाइम मिलता है। आप साइड में देख पा रहे हो इस तरह के सैंपल क्वेश्चंस आपको वहाँ मिल जाते हैं। किसके अंदर? OIR टेस्ट के अंदर। इस टेस्ट को करने के बाद, यानी जैसे ही आपका ये 1 घंटे का टेस्ट कंप्लीट होता है तो आपका एक और टेस्ट होता है मेरे भाइयों, जो है
पीपीडीटी का टेस्ट, जिसको कहा जाता है पिक्चर प्रिसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टेस्ट रहता है। इस टेस्ट को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहला आपका पिक्चर प्रिसेप्शन वाला और दूसरा आपका रहता है डिस्क्रिप्शन टेस्ट वाला। अब पिक्चर प्रिसेप्शन में होता क्या है, आपको स्क्रीन पे 30 सेकंड के लिए, जरा ध्यान दीजिए बेटा, 30 सेकंड के लिए एक ब्लैक एंड वाइट और जो थोड़ी थोड़ी धुंधली इमेज है, पिक्चर है, उसको शो किया जाता है। जैसे आप साइड में, अगर आप स्लाइड में देख पा रहे हैं तो आपको इमेज दिख रही है तो फिर भी थोड़ी ठीक है, नीचे वाली देख लो हल्की हल्की धुंधली से दिख रही होगी। तो इस तरह की एक आपको पिक्चर दिखाई जाती है, एक सिंगल पिक्चर दिखाई जाती है 30 सेकंड के लिए। फिर आपको करना क्या होता है, उस इमेज को 30 सेकंड के बाद देखने के बाद आपको उसके बारे में जो डिटेल्स है, जैसे कि उसमें मेल है फीमेल है, उसकी एज क्या है, किस मूड में है, कितने करेक्टर्स हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। इसको लिखने के लिए भी आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है। ये पूरा होने के जस्ट बाद आपको 4 मिनट मिलते हैं उस पिक्चर पे बेस्ड एक स्टोरी लिखने के लिए। जरा ध्यान से सुनना, आपको जो पिक्चर 30 सेकंड के लिए दिखाई गई, 30 सेकंड मिले उसके बारे में, करेक्टर्स के बारे में सारी डिटेल लिखने के लिए, और 4 मिनट मिलते हैं आपको उस पिक्चर से रिलेटेड एक स्टोरी लिखने के लिए। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, यानी आपको यहाँ पर एक अच्छा स्टोरी भी लिखना होगा, क्योंकि इस लिखने के, स्टोरी लिखने के बाद का स्टेप भी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका जो स्टेप होता है बेटा वो ग्रुप डिस्कशन वाला, या जो आप देख रहे हो डिस्क्रिप्शन टेस्ट वाला पार्ट स्टार्ट होता है। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, 10 से 15 कैंडिडेट्स के ग्रुप बना लिए जाते हैं। आप देख पा रहे हो इस तरह से बच्चों का ग्रुप बैठा हुआ है ना, 10 से 15 कैंडिडेट्स का एक ग्रुप बना लिया जाता है। सबने स्टोरी लिखी हुई है पिक्चर पे, तो क्या किया जाता है, हर एक कैंडिडेट को एक एक करके बुलाया जाता है आगे, और वो बच्चा अपनी उस स्टोरी को नरेट करता है, सभी को सुनाता है, सबके सामने उसको डिस्कस करता है। ठीक है जी, अपनी अपनी सभी स्टोरी जब सुना लेते हैं, फिर सभी ग्रुप के अंदर उस स्टोरी को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपका ग्रुप डिस्कशन का काम स्टार्ट होता है। अब होता क्या है, जैसे ही आपका ये जो टेस्ट कंप्लीट होता है पीपीडीटी वाला, उसके बाद आपको कुछ देर रेस्ट करने के लिए मिलता है, 2 से 3 घंटे, और इवन आपको लंच भी मिलता है। आफ्टर लंच आपको उसका रिजल्ट जो है ना वो अनाउंस कर दिया जाता है, स्क्रीनिंग का रिजल्ट आपको बता दिया जाता है। जो सिलेक्टिव, जो यानी उस कैंडिडेट जो उसमें सिलेक्ट हो गए हैं स्क्रीनिंग के बाद, उन्होंने स्क्रीनिंग अच्छा किया है, तो उनको न्यू चेस्ट नंबर अलॉट कर दिया जाता है। और जो बाकी बचे हुए कैंडिडेट हैं जो किसी वजह से अनफॉर्चुनेटली सिलेक्ट नहीं हुए, उनको ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी उनको वापस जाने का किराया देकर उनको ड्रॉप कर दिया जाता है वापस, कहाँ पर, रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे। ये एसएसबी अथॉरिटी वाले आपको अपने आप रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड छोड़ देते हैं। आपको ओरिजिनल टिकट्स को रखना है, कैरी करना है, मैंने पहले भी बताया था, ताकि आपको वापस आने का जो ट्रैवलिंग अलाउंस है, किराया है, वो दिया जा सके। और जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं तो बधाई हो आपको, आपने फर्स्ट स्टेज क्लियर कर ली है, स्क्रीनिंग आप क्लियर कर चुके हो। आप एंटर करोगे अगले दिन के लिए नए चेस्ट नंबर के साथ। मैं आपको बताना चाहूँगा, फर्स्ट डे के अंदर मेनली स्क्रीनिंग तक होता है। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड डे से काफ़ी सारे और काम स्टार्ट हो जाते हैं। सेकंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे, इन 3 दिनों में आपको कभी भी पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। पर्सनल इंटरव्यू का कोई दिन फिक्स नहीं है, कहीं सोचो जी लास्ट में ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इवन सेकंड डे भी बुलाया जा सकता है, थर्ड डे भी और फोर्थ डे भी। तो सेकेंड डे का जो मेन काम रहता है स्टेज 2 का, वो आपका रहता है साइकोलॉजी का, साइकोलॉजिकल टेस्ट रहता है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। इसके अंदर 4 मेन टेस्ट हुआ करते हैं जो आप देख पा रहे हो सीक्वेंस के अंदर। पहला जो रहता है वो रहता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसको टीएटी कहा जाता है। लगभग 1 घंटे का ये टेस्ट रहता है। उसके बाद रहता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, WAT, जो कि लगभग 15 मिनट के आसपास का रहता है। देन आपका रहता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, SRT, जो कि 30 मिनट का रहता है। उसके बाद रहता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, SD, जो कि 15 मिनट का रहता है। अब इन चारों में क्या होता है, 1 बाय 1 इनको भी हम बात करेंगे, 1 बाय 1 अभी देखते हैं। तो आपका जो सबसे पहला जो इसका पार्ट रहता है TAT का, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ये कुछ अलग नहीं है, PPDT की तरह ही है। आपको पता होगा PPDT में क्या करते थे, आपको 30 सेकंड के लिए एक इमेज दिखाया जाता था, धुंधली इमेज होती थी, आपको उसको देखकर उससे रिलेटेड एक स्टोरी लिखनी होती थी। बिल्कुल वैसा ही है ये आपका थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इसमें एक की बजाय 12 पिक्चर्स आपको शो की जाती है, एक की बजाय, और 12वीं जो लास्ट वाली होती है वो ब्लैंक होती है, यानी आपको खुद को एक पिक्चर इमेजिन करके उसकी स्टोरी लिखनी होती है। सबके लिए टाइम वही है,
30 सेकंड हर एक पिक्चर को डिस्प्ले करने का टाइम होता है। 30 सेकंड जो मिलते हैं आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए मिलते हैं, और 4 मिनट आपको मिलते हैं स्टोरी लिखने के लिए। यानी कुल मिला के अगर आप सोचो जरा कि 12 पिक्चर्स अगर आपके पास आएंगी, हर एक को 5 मिनट लग रहे, 30 सेकंड दिखाने का, 30 सेकंड डिस्क्रिप्शन और 4 मिनट लिखने का, तो लगभग आपका ये 60 मिनट का टेस्ट हो जाता है। बस इसमें आपको ग्रुप डिस्कशन नहीं करना होता, इसके अंदर जीडी का कोई काम नहीं होता। जैसे पीछे जो था पीपीडीटी, उसमें तो क्या होता था कि स्टोरी लिखने के बाद उसको नरेट करना होता था और आपका एक ग्रुप डिस्कशन होता था। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें बैक टू बैक आपको 12 पिक्चर्स दिखाई जाती है, कोई गैप नहीं होता, बैक टू बैक ही दिखाई जाती है, मैं आपको बता दूं। तो ये होता है आपका थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट यानी टीटी वाला। इसके बाद आपका टेस्ट होता है WAT का वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो इस टेस्ट के अंदर आपको 60 वर्ड, सुन लीजिए जरा, 60 वर्ड बैक टू बैक, एक के बाद एक अक्षर दिखाया जाता है। वर्ड्स भी आप देख पा रहे हो एग्जांपल के लिए, जैसे हीट, बोल्ट, डार्क, एबिलिटी, ऐसे ढेर सारे वर्ड जो है कोई फिक्स नहीं होते, ये ढेर सारे वर्ड्स होते हैं, एक एक करके दिखाए जाते हैं, सारे एक साथ नहीं होते। एक टाइम पे एक आपको वर्ड दिखाया जाता है स्क्रीन पे, 15 सेकंड के लिए वो वर्ड आपको दिखाया जाता है, और आपको 15 सेकंड मिलते हैं उसके बारे में एक सेंटेंस लिखने के लिए। यानी आपको उस वर्ड को देख के एक सेंटेंस लिखना होता है जो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है उस वर्ड को सोचकर। लेट अस सपोज आपको एक वर्ड दिखाया गया डार्क, तो डार्क वर्ड को सुनते ही आपके माइंड में सबसे पहले जो सेंटेंस आएगा वो आपको लिखना होता है, और इसको लिखने के लिए मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड। जरा सोचें, 15 सेकंड, 60 वर्ड आपको मिल रहे हैं, तो यानी एक, मैं आपको बता दूं, वर्ड को अगर 15 सेकंड मिल रहे हैं तो 4 वर्ड आपके 1 मिनट में हो जाते हैं। तो कुल मिला के 15 मिनट का टाइम होता है इन 60 आपको वर्ड्स के लिए। ठीक है जी, ये भी लगातार होता है, इसमें कोई गैप या कोई पोज नहीं होता। कहीं सोचो जी 2 वर्ड देख लिए अब थोड़ा सा आराम कर ले, ऐसा नहीं होता। 1 to 1 लगातार 60 वर्ड्स आपको इस तरह से दिए जाते हैं। तो ये आपका रहता है साइकोलॉजी का सेकंड पार्ट, यानी स्टेज 2 के अंदर आपका WAT वाला टेस्ट। जैसे ही ये टेस्ट खत्म होता है बेटा, आपका जो अगला टेस्ट होता है वो रहता है आपका SRT का टेस्ट, जिसको कहा जाता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो इसमें आपको एक बुकलेट दी जाती है, एक ऑलरेडी रिटन बुकलेट दी जाती है, जिसमें 60 अलग अलग सिचुएशंस लिखी होती हैं। जैसे आप एग्जांपल में देख पा रहे हो, यहाँ लिखा है ऑन मंडे मॉर्निंग हिज बॉस शाउटेड ऑन हिम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन फॉर बीइंग 5 मिनट लेट। तो क्या करना चाहिए उसको, तो इस तरह से एक सिचुएशन दे रखी है, बाकी आपको उसका रिस्पॉन्स लिखना होता है। तो क्या क्या होता है बच्चों को, उन 60 के 60 जो सिचुएशंस होते हैं उनके रिस्पॉन्स लिखने होते हैं। आपको हर एक के लिए 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है। देखो जरा, एक सिचुएशन के लिए 30 सेकंड, यानी 1 मिनट में 2 सिचुएशन के आंसर लिखना है, तो 60 टोटल सिचुएशन, तो 30 मिनट के लिए आपको ये टेस्ट करना पड़ता है जी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा देखिए, 30 सेकंड का टाइम है, तो जी ये भी आपने ध्यान रखना है किस तरह से आपको अपनी स्पीड को भी बढ़ाना है और एकदम से सही वाला भी लिखना है। जैसे ही आपका SRT वाला टेस्ट खत्म हो जाता है, उसके बाद आपका जो टेस्ट होता है बेटा वो होता है SD यानी सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट रहता है। तो ये भी आपका एक रिटन टेस्ट रहता है। इसमें भी आपको क्या करना होता है, आपको अपने बारे में ओपिनियन लिखना होता है। क्या आपने अपने बारे में लिखना है कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हो, और इवन आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो फ्यूचर के अंदर, क्या अपने अंदर डेवलप करना चाहते हो। ये 5 चीज़ें अगर आप देख पा रहे हो, इन्हीं 5 को लिखना पड़ता है आपको। ठीक है जी, ये आपने ओपिनियंस लिखनी होती है। अब देखो, हर एक को लिखने का 3 मिनट का अप्रोक्सीमेट टाइम होता है, तो टोटल 15 मिनट का टाइम मिलता है इन 5 बातों को लिखने के लिए। आप साइड में एक देख सकते हैं, स्लाइड में लिखा भी है, जैसे पेरेंट्स ओपिनियन लिख रखा है, टीचर्स। तो इस तरह से आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, तो बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ ओवरऑल देखा जाए तो अगर मैं स्लाइड्स को पीछे करूँ तो आप देखोगे ये जो 4 के 4 टेस्ट हैं, आप देखो तो लगभग ये 2 घंटे के अंदर पूरे हो जाते हैं। ये चारों के चारों टेस्ट, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट रहते हैं आपके, ये आपके 2 घंटे के अंदर इस तरह से पूरे हो जाते हैं। ठीक है जी, तो ये सारा का सारा काम आपका रहता है डे सेकंड का। आप कॉर्नर में देख भी पा रहे हैं, तो मैंने ऐसे लिख रखा है डे 2, यानी ये सारा का सारा काम आपका TAT वाला, WAT वाला, SRT वाला, SD वाला, ये दूसरे दिन तक चलता रहता है। ठीक है जी, तो यानी टोटली सेकंड डे आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट पे बेस्ड होता है। उसके बाद शाम के टाइम पे आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाता है। कुछ कैंडिडेट्स को, जो नहीं है उनको फर्दर बुला लिया जाता है।
तो अगला दिन आपका जो डे 3 रहता है वो आपका रहता है GTO डे। GTO फर्स्ट डे आप इसको बोल सकते हैं। एक्चुअल में ये पूरा का पूरा दिन जो होता है वो आउटडोर टास्क के लिए होता है। बहुत सारे आपके आउटडोर टास्क होते हैं। एक्चुअल में इनका मेन पर्पस होता है आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ जो है, आपकी OLQs जो है उनको चेक करना है कि आप कैंडिडेट्स क्या डिजर्व करते हैं एक ऑफिसर बनने के लिए, आपके अंदर क्या वो क्वालिटीज़ हैं, ये सब उनको चेक करने के लिए किया जाता है GTO डे 1 के अंदर। एक्चुअल में आपका तीसरा दिन है ये SSB का। पहले दिन में तो आपको पता होगा रिपोर्टिंग के बाद फॉर्म फिलिंग भी हुआ था, उसके बाद आपका स्क्रीनिंग हुआ था। जो बच्चे स्क्रीनिंग में पास हो गए वो सेकंड 2 के लिए चले गए, दूसरे दिन के लिए चले गए और बाकियों को घर पे भेज दिया गया। सेकंड डे के अंदर आपके 4 टेस्ट हुए साइकोलॉजिकल, और कुछ बच्चों का पर्सनल इंटरव्यू भी कंडक्ट हुआ। अब बात आई तीसरे दिन की, तो तीसरे दिन के अंदर मैंने अभी आपको बताया आउटडोर टास्क होते हैं। इन आउटडोर टास्क का जो मेन एम होता है वो होता है जज करना आपकी क्वालिटीज़ को, आप जब ग्रुप के अंदर परफॉर्म करते हैं। ये जो टास्क है आप देखिए, इसमें अकेले वाले टास्क नहीं है, इसके अंदर आपको टास्क को ग्रुप्स में करना पड़ता है। आपका एक ग्रुप बना लिया जाता है, आपको मिलजुल के काम करना होता है। तो आपकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है ग्रुप के अंदर, आप किस तरह से बिहेव करते हो, किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करते हो। ठीक है जी, आपकी सारी की सारी क्वालिटीज़ को देखा जाता है इस GTO के फर्स्ट डे के अंदर, यानी टोटल तीसरा दिन है इसके अंदर, इस आउटडोर टास्क के अंदर। अब इस आउटडोर टास्क के अंदर भी कई चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। सिर्फ एक नहीं होती, काफ़ी सारी टास्क होती हैं। जैसे सबसे पहला आपका जो टास्क होता है वो होता है ग्रुप डिस्कशन का। यानी क्या किया जाता है, आपका सबसे पहले एक ग्रुप बना लिया जाता है और आपको उस ग्रुप के अंदर 2 टॉपिक्स दिए जाते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, 2 टॉपिक्स दिए जाते हैं और उनमें से आपको एक चूज़ करना होता है टॉपिक। तो उस चूज्ड टॉपिक पे आपको डिस्कस करना होता है। मोस्टली जो ये टॉपिक्स होते हैं ये करंट अफेयर के होते हैं, आपको ग्रुप डिस्कशन करना होता है। क्यों करना होता है, क्योंकि सारे के सारे कैंडिडेट एक दूसरे को नहीं जानते। ग्रुप डिस्कशन का मेन मकसद होता है कि वो अपने एक दूसरे के व्यूज़ को समझ पाएँ, एक दूसरे को थोड़ा जान पाएँ, सभी के सभी कैंडिडेट्स आपस में, इसलिए ग्रुप डिस्कशन रहता है। अब ग्रुप डिस्कशन भी 2 बार होता है। एक तो आपके खुद की चॉइस का टॉपिक होता है, उस पर आप ग्रुप डिस्कशन करते हो, और जो दूसरा होता है वो आपके ऑफिसर की चॉइस पे एक टॉपिक दिया जाता है, उस पर भी आपको ग्रुप डिस्कशन करना होता है। लगभग 20 से 25 मिनट के लिए ये ग्रुप डिस्कशन चलता है। और जैसे ही ये ग्रुप डिस्कशन खत्म होता है उसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है, यानी डे 3 के दिन, वो आपका रहता है GPA यानी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। तो इसमें होता क्या है, आप देख पा रहे हो दूसरी इमेज में। तो एक्चुअल में क्या होता है, इसमें एक प्रॉब्लम दी जाती है उस पूरे ग्रुप को कि भैया आपके पास ये एक सिचुएशन है, आप बताओ इस प्रॉब्लम में आप क्या क्या करोगे। तो इस प्रॉब्लम के अंदर क्या करता है, हर ग्रुप का मेंबर एक प्लान बनाता है उस प्रॉब्लम को देखकर। जितने भी मान लीजिए 10 बच्चे हैं उस ग्रुप के अंदर, तो 10 के 10 सभी को लिखने के लिए कहा जाता है कि आप अपने अकॉर्डिंग क्या कीजिए, उस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन बताओ। अब सभी के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को सुना जाता है, फिर कंबाइनली क्या किया जाता है, एक कॉमन प्लान बनाया जाता है उस सिचुएशन को सॉल्व करने का, पूरी आपस में डिस्कशन करने के बाद। फिर क्या किया जाता है, उस पूरे ग्रुप को उस प्लान को समझाना होता है पॉइंटर और मैप की हेल्प से। आप देख पा रहे हो यहाँ पर, एक नीचे देख पा रहे हो पॉइंटर और मैप, पूरी सिचुएशन को समझाया जाता है, एक कॉमन सॉल्यूशन निकाला जाता है। हालांकि सभी अपना अलग अलग एक सॉल्यूशन देते हैं, लेकिन बाद में ग्रुप में एक कॉमन टॉपिक है, एक कॉमन सॉल्यूशन है, उसी के साथ आगे बढ़ा जाता है। किसके अंदर, GPE के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप जो रहता है बेटा वो आपका रहता है PGT का। PGT का मतलब होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, यानी आपको एक के बाद एक इवेंट करना होता है। लगभग मैं आपको बताना चाहूँगा 4 टास्क होते हैं इसके अंदर, और लगभग 45 मिनट के अंदर ये 4 टास्क पूरे होते हैं। और ये एक पूरी फुल ग्रुप एक्टिविटी है, कोई एक बच्चा नहीं करता, चारों पांचों, यानी मान लीजिए जितने भी उस ग्रुप के अंदर बच्चे हैं, 5-7 बच्चे हैं, वो सभी के सभी मिल के इस इवेंट को करते हैं। किसके, आपके प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क को करते हैं। इस टास्क को करते टाइम आपको काफ़ी सारी चीज़ें दी जाती हैं, जैसे रस्सी, कोई लकड़ी या वुड लॉग, इस तरह से चीज़ें हेल्प करने के लिए आप देख पा रहे हो, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा। तो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो भी चीज़ों की जरूरत है वो आपको वहाँ प्रोवाइड कर दी जाती है। यानी ये भी प्योरली आपका एक ग्रुप टास्क है, जिसके अंदर आपको सारा का सारा ग्रुप में मिलजुल के ही काम करना पड़ेगा, एक अकेले को ही नहीं, सभी को आगे लाना होगा। इसके जस्ट बाद एक होता है आपका HGT हाफ ग्रुप टास्क। तो जस्ट PGT की तरह ही है, बस इसमें मेंबर्स है ना वो आधे कर लिए जाते हैं। आधे करने से क्या होगा, पहले 12 बच्चों को एनालिसिस कर रहा था आपका G2 ऑफिसर, अब क्या होगा, आधे बच्चे हो तो हर एक पे फोकस ज़्यादा जाएगा। यानी इंडिविजुअल की जो आप लीडरशिप देख पा रहे हो, उसका एक दूसरे के साथ सपोर्ट देख पा रहे हो, एक दूसरे के साथ मिलके काम करना, वो इंडिविजुअल कैंडिडेट का भी पता लगता है। तो इससे क्या होता है, ज़्यादा चांस हो जाते हैं आप अपने पोटेंशियल को दिखाने के लिए, क्योंकि
इसके बाद एक इवेंट और रहता है बेटा लेक्चरेट का। तो होता क्या है, इस लेक्चरेट के अंदर भी आपको टॉपिक्स दिए जाते हैं काफ़ी सारे। हर एक बच्चे को एक टॉपिक दे दिया जाता है और उसको 3 मिनट के लिए उस पर एक लेक्चर देना होता है। सबके सामने आप देख पा रहे हो एक बच्चा लेक्चर दे रहा है, ठीक है, 3 मिनट के लिए। तो आपको हर एक को 2-2 3-3 टॉपिक दिए जाते हैं और उनमें से किसी एक पे आपको ये काम करना होता है। जैसे मान लीजिए आपको 3 टॉपिक दे दिए और आपको कहा उन 3 टॉपिक्स में से कोई एक को प्रिपेयर कर लो। आपको प्रिपरेशन के लिए भी 3 मिनट मिलता है, 3 मिनट के अंदर आप उसको प्रिपेयर करें, फिर उसके बाद 3 मिनट के लिए आप उसको क्या कर दें, एक्सप्लेन कर दें। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर रहता है डे 3 का। तीसरे दिन आप ये काम करते हो, ठीक है। तो ये जो काम मैंने बताया ये आपका तीसरे दिन का काम है। तो तीसरे दिन के बाद भी शाम को, इवनिंग को जिसको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाना होता है बुला लिया जाता है, और जो बचता है तो उनको आगे वाले दिन के लिए, कौन सा, हमारा डे नंबर 4। डे 4 अगेन आपका GTO यानी आउटडोर जो आपकी एक्टिविटीज़ है उसी से रिलेटेड है। इसका मेन जो मकसद है यही चेक करना है कि आप कैसे ग्रुप के अंदर कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, आप में लीडरशिप वाली क्वालिटी है या नहीं, आप किस तरह की कम्युनिकेशन स्किल शो करते हैं जब आप मिलकर एक ग्रुप के अंदर काम करते हैं। और ये जो आपका डे 4 का शेड्यूल की मैं बात करूँ तो इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं जिनमें इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल का रहता है, कमांड टास्क का रहता है, ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस जिसको स्नेक रेस के नाम से भी जाना जाता है, एंड फाइनली ग्रुप टास्क। तो इस तरह से काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं इसके अंदर। क्या क्या है, 4th डे की मैं आपको बात बता रहा हूँ। 4th डे के अंदर तो यानी सबसे पहला जो आपका रहता है वो रहता है IOT यानी इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल टास्क। एक्चुअल में इस इवेंट के अंदर या इस टास्क के अंदर हर एक बच्चे को लगभग 10 ऑब्स्टेकल जो होते हैं उनको पार करना होता है इंडिविजुअली, यानी ये ग्रुप वाला नहीं है। इसमें बच्चों को सबको एक साथ यानी टीम वाइज या ग्रुप वाइज नहीं, एक सिंगल बच्चे को हर 10 ऑब्स्टेकल को पास करना होता है। और आपको मैं बताऊं आपको टोटल 3 मिनट का टाइम मिलता है इन 10 ऑब्स्टेकल को पार करने में। आप देख भी पा रहे हैं जैसे जंपिंग हो गया, रोप वाला हो सकता है, इस तरह से, ठीक है जी। अलग अलग तरह के अलग अलग 10 ऑब्स्टेकल आपको मिलते हैं, उनको आपको पार करना होता है। उसके बाद रहता है आपका कमांड टास्क वाला एक इवेंट। मैं आपको बताना चाहूँ इसमें आपको एज अ कमांडर बना दिया जाता है, आपको एक लीडर बना दिया जाता है और आपको ये कहा जाता है कि आप इस इवेंट के अंदर कमांडर का रोल प्ले करेंगे। और आप अपने साथ 2 से 3 सब ऑर्डिनेट्स भी चूज़ कर सकते हो, यानी किसी भी 2 कैंडिडेट्स को या 3 कैंडिडेट्स को आप अपनी हेल्प के लिए चूज़ कर सकते हो। बिल्कुल आप एक कमांडर की तरह बिहेव करेंगे, यानी आप जो भी इंस्ट्रक्शन आपके सब ऑर्डिनेट्स को दोगे तो जी उनको फॉलो करना पड़ेगा। यानी इसके अंदर भी आपको एक जो है ना ऑब्स्टेकल को पार करना होगा, लेकिन इस बार आप हेल्प ले सकते हैं 2 से 3 कैंडिडेट्स की इस दौरान। ये रहता है आपका कमांड टास्क। इसका मेन पर्पज़ ही होता है आपका लीडरशिप, आपका अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन, ये चीज़ों को चेक करने के लिए। कमांड टास्क के इवेंट के जस्ट बाद फिर आपका होता है स्नेक रेस, या जिसको कि ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस कहा जाता है। ये एक्चुअल में अगेन एक ग्रुप का इवेंट है जिसमें आपका पूरा जो ग्रुप है उसका कंपटीशन रहता है। इसमें ग्रुप वर्सेस ग्रुप रहते हैं, यानी जितने भी उस टाइम पे ग्रुप बनाए गए हैं इसमें जो सभी कैंडिडेट्स हैं वो एक ग्रुप में मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं। रहता क्या है इसके अंदर, मेंबर्स को एक स्नेक को होल्ड करना होता है। एक्चुअल में स्नेक नहीं होता, जो टेंट रहता है उसी को फोल्ड करके एक रोप जैसा स्ट्रक्चर बना लिया जाता है जो कि दिखने में स्नेक जैसा है। और होता क्या है कि सभी को उसको पकड़ कर, जैसे आप देख पा रहे हैं ये एक रस्सी को जैसे होल्ड किए हुए है, ठीक है जी, ये स्नेक की तरह बिहेव कर रहा है। तो सभी जो टीम के मेंबर्स हैं, ग्रुप के जो मेंबर हैं, वो उसको होल्ड करके भागते हैं और उनको रास्ते में काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल जो है ना उसको पार करना होता है। जैसे कि क्लाइंबिंग वाला भी होता है, जंपिंग वाला भी होता है, काफ़ी सारे होते हैं। इसके भी सर्टेन रूल्स होते हैं, वो सब आपको उस टाइम बता दिया जाता है। तो काफ़ी मज़ेदार गेम रहता है, फन के साथ साथ एन्जॉयमेंट भी होती है, साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन इसके अंदर भी जरूरी है क्योंकि सभी टीम के जो मेंबर हैं वो एक साथ इसके अंदर अगेन रोल प्ले करते हैं। देन इसके बाद लास्ट में 4th जो आता है आपका वो आता है FGT यानी फाइनल ग्रुप टास्क। बिल्कुल PGT की तरह ही होता है, उसके अंदर बिल्कुल इसी तरह से इसके अंदर भी आपको अपना शो जो आपका पोटेंशियल है वो शो करना पड़ता है। यानी आप सब अगेन आपको ग्रुप में एक टास्क करने के लिए कहा जाता है और आप सब मिलकर जो है ना वो डिफरेंट टास्क करते हैं। तो इस तरह से आपका जो डे 4 है उसका प्रोसीजर भी हो जाता है ख़त्म। तो यानी आपने पहले दिन रिपोर्टिंग की मेरे भाइयों, फिर से मैं बता दूँ आपको, रिपोर्टिंग के साथ साथ उस दिन आपने फॉर्म फिल किया, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई, आपके स्क्रीनिंग हुआ। जो स्क्रीनिंग में बच गए उन्हीं को आगे डे 2, डे 3, डे 4 के लिए भेजा गया। डे 2 प्योरली आपको पता होगा साइकोलॉजिस्ट टेस्ट पे बेस्ड था। डे 3, डे 4 जो रहा आपका डे 3 एंड डे 4 उसके अंदर आउटडोर एक्टिविटीज़, आउटडोर टास्क किए गए, आपने देखा होगा प्योरली। मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया अच्छे से।
अच्छा, डे 4 के बाद इवनिंग के अंदर कुछ बच्चों को अगेन बुला लिया जाता है पर्सनल इंटरव्यू के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा पर्सनल इंटरव्यू जो होता है वो डे 2, 3 और 4 कभी भी आपका हो सकता है। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू डिसाइड कर लेते हैं अपने हिसाब से। हर दिन किसी ना किसी बच्चे को बुला लिया जाता है। इस तरह से 3 दिनों के अंदर अंदर आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये सबसे मेन पॉइंट रहता है जो आपके एसएसबी के रिकमेंडेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है। जनरली एसएसबी के अंदर जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ के अंदर, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और ये क्वेश्चन अलग नहीं किसी से, ये आपके पीआईक्यू फॉर्म से होते हैं। पहले दिन आप जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद पीआईक्यू फॉर्म भरते हो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनरीज, उसी से इन इंटरव्यूअर का क्वेश्चन पूछना जनरली बनता है। जनरली ये जो इंटरव्यूअर है वो आप देखोगे वो हायर रैंक ऑफिसर्स होते हैं आपके, वो कर्नल लेवल के भी हो सकते हैं, वो आपके ब्रिगेडियर्स भी हो सकते हैं, या एसएसबी के जो हाई पोस्ट हैं उनके ऑफिसर्स जनरली आपका इंटरव्यू लेते हैं। और सबसे मेन जो क्वेश्चंस पूछने के रहते हैं वो आपके पीआईक्यू फॉर्म से ही रहते हैं, जिसमें आपने अपनी अपनी फैमिली और सभी की जो इन्फॉर्मेशन वो फिल की होती है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं वो जनरली जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो एसएसबी का जो ये इंटरव्यू वाला पोर्शन है, पर्सनल इंटरव्यू, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। एंड द लास्ट डे, द डे ऑफ कॉन्फ्रेंस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनरली होता क्या है, जिन बच्चों को सिलेक्ट करना होता है तो लगभग डे 4 तक वो सिलेक्ट हो जाते हैं। 5वां दिन जस्ट कॉन्फ्रेंस का रहता है। और ये मान लीजिए कॉन्फ्रेंस में भी क्या होता है, पूरी की पूरी टीम बैठी होती है, सारे के सारे एसएसबी बोर्ड के जो मेंबर्स बैठे होते हैं। वो क्या करता है, हर एक कैंडिडेट को एक एक करके बुलाता है और उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं कि आप यहाँ पर रहे, आपको कैसा लगा, आप क्या कोई सजेशन देना चाहोगे, आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ की पसंद आई, यही बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप ये सोचें कि एक कैंडिडेट के आने से पहले पूरी कमेटी ये डिसाइड कर लेती है पिछले 4 दिनों के हिसाब से कि किस कैंडिडेट को रखना है या नहीं रखना। तो फिर ये कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद आप कुछ ऐसे ही समझें कि कुछ बच्चे जो बाउंड्री लाइन पे होते हैं, जिनका सिलेक्शन हाँ में भी और ना में भी अधर में लटक रहा होता है, ये मेन उन्हीं के लिए जीवन दान देने के लिए रहता है। तो जब वो बच्चे आते हैं उनसे भी नॉर्मली वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, चांसेस है कि कुछ 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इनसे अलग जनरल अवेयरनेस के। तो अगर आप इनमें से कोई है, आपसे नॉर्मल बच्चों के अलावा कुछ अलग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि आप उनके लिए जो बाउंड्री कंडीशन पे हैं। और आपका अगर किस्मत साथ दे और आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर देते हैं तो जी आप भी फाइनली सिलेक्ट हो जाते हो। तो इस तरह से कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर 1 बाय 1 एक बच्चे को बुलाया जाता है और पूरी की पूरी जो एसएसपी बोर्ड के मेंबर्स हैं वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। क्वेश्चंस जनरल होते हैं, आप नेट पे सर्च भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते इसके अंदर। फिर लास्ट दिन आता है आपका डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का। 5वें दिन का ही यही इवेंट है। तो जितने भी जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको जो टेक्निकल ऑफिसर होता है बोर्ड का, वो रिजल्ट अनाउंस कर देता है। और जो कैंडिडेट फेल होते हैं यानी फाइनली रिकमेंड नहीं होते, सिलेक्ट नहीं होते, उनको वापस रेलवे स्टेशंस यानी भेज दिया जाता है विद गिविंग ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह, उनको भेज दिया जाता है। और जो फाइनली रिकमेंड हो जाते हैं बोर्ड के लिए तो उनको वहाँ पर रहने दिया जाता है फॉर द फर्दर प्रोसेस विच इज़ मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल वगैरह के लिए उनको अगले 1 वीक तक और रखा जाता है। तो इस तरह से आपका जो एसएसबी का पूरा इवेंट है, पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। तो ये 5 दिन का आपका मेन एसएसबी का प्रोसीजर रहता है, जो कि हर कैंडिडेट को फॉलो करना पड़ता है जो स्क्रीनिंग से पास हो जाते हैं, जो फर्स्ट डे को क्लियर कर देते हैं। तो आई थिंक सो काफ़ी सारी क्वेरीज है वो मैंने आपको दूर कर दी होगी इस वीडियो की हेल्प से। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई क्वेरी रहती है, कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए एसएसबी के, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी बिल्कुल बताएं कमेंट में। अगर आप कोई सजेशन देना चाहें वो भी दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। इसके अलावा बताना चाहूँगा इस YouTube चैनल पे आपको डिफेंस से रिलेटेड फिजिक्स का स्टडी मटेरियल लगातार प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको एक टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके डिफेंस से रिलेटेड अपडेट्स या कोई भी स्टडी मटेरियल है वहाँ से आप ले सकते हैं। तो सपोर्ट करने के लिए लाइक एंड शेयर वाला काम करते रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ मिलेंगे फिर अगली वीडियो में और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।